जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैराथन एग्रीकल्चर क्लासेस पर। साथियों, कृषि प्राविधिक सहायक AGTA के लिए चल रही हमारी महत्वपूर्ण सीरीज लक्ष्य बेस सीरीज का आज भाग 6 आपके सामने प्रस्तुत है। मुझे आशा है कि आपको इस सीरीज के अन्य भाग काफ़ी पसंद आए होंगे। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं आज के भाग का पहला प्रश्न। कैनोला एक प्रजाति है। ऑप्शन ए सूरजमुखी की, ऑप्शन बी अलसी की, ऑप्शन सी सरसों की, ऑप्शन डी कुसुम की। दोस्तों, कैनोला जो है यह सरसों की प्रजाति है। किसकी दोस्तों? सरसों की प्रजाति है। और कैसी है? यह 00 किस्म है। कैसी दोस्तों? 00 किस्म। 00 किस्म का क्या आशय है? 00 किस्म से आशय है कि इसमें इरूसिक अम्ल और ग्लूकोसिनेट की मात्रा कम पाई जाती है। किसकी दोस्तों? इरूसिक अम्ल और इसी के साथ साथ ग्लूकोसिनेलेट दोनों ही के दोनों हानिकारक हैं मनुष्य के शरीर के लिए। सिनेलेट जो इरूसिक अम्ल होता है दोस्तों, यह हृदय रोगियों के लिए हानिकारक होता है और ग्लूकोसिनेट के कारण इसमें पजेंसी या तीखापन पाया जाता है। हमारा प्रश्न था दोस्तों कि कैनोला एक प्रजाति है, किसकी है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरसों की, वो भी कैसी? 00 किस्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सी सहफसली खेती चने की उकटा बीमारी के प्रकोप को कम करती है? ऑप्शन ए चना प्लस अलसी, ऑप्शन बी चना प्लस सरसों, ऑप्शन सी चना प्लस गेहूं, ऑप्शन डी चना प्लस जौ। दोस्तों, चने की उकटा बीमारी के लिए चना और अलसी की सहफसली खेती लाभदायक है। किसकी दोस्तों? चना और अलसी की सहफसली खेती लाभदायक होती है। मित्रों, यह उकटा बीमारी किस कारण होती है? यह फंगस के कारण होती है और उस फंगस का आपसे कई बार नाम पूछा जा चुका है। उसका नाम है फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फुजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इसकी वैरायटी पूछ ली जाती है, कौन सी वैरायटी है? तो इसकी वैरायटी है साइसेरी। क्या दोस्तों? साइसेरी। साइसेरी एरिटिनम से ने साइसेरी बना हुआ है जो कि चने के लिए है। मित्रों, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसके निवारण के लिए कौन सी लाभदायक फंगस या फफूंद इसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ट्राइकोडर्मा कल्चर का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? ट्राइकोडर्मा, जो कि आपकी लाभदायक फफूंद है, इसके कल्चर का प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा इसकी लाभदायक होती है? तो इसकी 6 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के लिए यह कल्चर आवश्यक होता है। 6 ग्राम मात्रा इसकी लाभकारी होती है। मित्रों, चना और सरसों के लिए देख लेते हैं। चना और सरसों की इंटरक्रॉपिंग कभी कभी पूछी गई है आपसे। इसका इंटरक्रॉपिंग रेशियो पूछा गया है। कितना है? 3:1। किसका? चना और सरसों का इंटरक्रॉपिंग रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि कौन सी सहफसली खेती चना की उकटा बीमारी के प्रकोप को कम करती है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए चना प्लस अलसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों, सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र क्या है? उसका सही आंसर है चीन। चीन जो है सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सोयाबीन कैसी है? ये मुख्यतः सोयाबीन जो आपकी है तिलहनी फसल है, वो भी विश्व की मुख्य तिलहनी फसल है। लेकिन इसका प्रयोग हम तिलहन और दलहन दोनों रूपों में करते हैं। कैसे दोस्तों? तिलहन और दलहन, तिलहन प्लस दलहन दोनों रूपों में किया जाता है। लेकिन ये मुख्यतः कैसी है? मुख्यतः तिलहनी है प्रमुखता। मित्रों, देखते हैं अन ऑप्शनों को। ब्राजील, यह मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है। किसका दोस्तों? मूंगफली का
उत्पत्ति स्थान है। भारत जो है यह पीली सरसों का उत्पत्ति स्थान है, पीली सरसों। अमेरिका किसका दोस्तों? अमेरिका जो है यह सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान है, सूरजमुखी। लेकिन सूरजमुखी की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा खेती होती है सूरजमुखी की रूस में। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। आशा है आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। SRI पद्धति द्वारा धान की पौध तैयार करने की विधि की खोज कहाँ हुई? ऑप्शन ए फिलीपींस में, ऑप्शन बी मेडागास्कर में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी जापान में। दोस्तों, धान की पौध उगाने की SRI पद्धति की विधि यह मेडागास्कर में खोजी जाती है। कहाँ दोस्तों? मेडागास्कर में खोजी जाती है। किनके द्वारा खोजी जाती है? यह चर्च के पादरी होते हैं, फादर हेनरी डी लॉली ने। क्या दोस्तों? फादर हेनरी डी लॉली ने। मित्रों, कई बार बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाता है कि इसकी कितनी मात्रा जो है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होती है? दोस्तों, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो होता है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। इसकी सीड रेट भी आपसे पूछी गई है। सीड रेट कितना रखा जाता है? मित्रों, इसका सीड रेट रखा जाता है 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। स्पेसिंग भी आपसे पूछी जा चुकी है। इसकी स्पेसिंग कितनी है? स्पेसिंग है इसकी 25 गुणा 25 सेंटीमीटर, 25 गुणा 25 सेंटीमीटर। और इसकी पौध कितने दिनों में तैयार हो जाती है? दोस्तों, जो पौध है यह 8 से 12 दिनों में तैयार हो जाती है, 8 से 12 दिनों में। दोस्तों, फिलीपींस में डेपोक विधि, कौन सी विधि दोस्तों? डेपोक विधि की खोज हुई थी, डेपोक विधि। हमारा प्रश्न था SRI पद्धति द्वारा धान की पौध तैयार करने की विधि की खोज कहाँ हुई? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेडागास्कर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कौन सा तृणनाशक या हर्बिसाइड कांस को समूल रूप से नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पेंडिमेथलिन, ऑप्शन बी सिमाजिन, ऑप्शन सी सल्फोसल्फ्यूरॉन, ऑप्शन डी ग्लाइफोसेट। दोस्तों, कांस सैकरम स्पॉन्टेनियम के लिए हम कैसा तृणनाशी या हर्बिसाइड प्रयोग करेंगे? जो कैसा हो? नॉन सिलेक्टिव हो। कैसा हो दोस्तों? नॉन सिलेक्टिव। और 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है जो नॉन सिलेक्टिव है? वो है आपका ग्लाइफोसेट। कैसा दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? ग्लाइफोसेट। ये नॉन सिलेक्टिव खरपतवार होते क्या हैं? मित्रों, ऐसे खरपतवार जो आपकी खरपतवार के साथ साथ मुख्य फसल को भी नष्ट कर दें, वो नॉन सिलेक्टिव खरपतवार कहलाते हैं। अन्य जैसे पेंडिमेथलिन, सिमाजिन और सल्फोसल्फ्यूरान, यह कैसे हैं? यह सिलेक्टिव हर्बिसाइड हैं। कैसे दोस्तों? सिलेक्टिव हर्बिसाइड हैं जो सिर्फ खरपतवार को ही नष्ट करते हैं, मुख्य फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि कौन सा तृणनाशक या हर्बिसाइड कांस को समूल रूप से नियंत्रित करता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लाइफोसेट। और ये कैसा है? नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, नॉन सिलेक्टिव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे के किस भाग से धुरिन का संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए जड़ों से, ऑप्शन बी पत्तियों से, ऑप्शन सी तने से, ऑप्शन डी सभी भागों से। दोस्तों, सूखे की स्थिति में जो ज्वार है उसमें धुरिन का संश्लेषण होने लगता है। धुरिन के आपसे कई बार अन्य नाम भी पूछे जा चुके हैं। इसे ही हाइड्रोसायनिक एसिड भी कहा जाता है।
HCN के नाम से इसको जाना जाता है और इसी को ही प्रूसिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों? प्रूसिक अम्ल। मित्रों, इसका संश्लेषण कहाँ होता है? इसका संश्लेषण होता है जड़ों में। कहाँ दोस्तों? जड़ों में इसका संश्लेषण होता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यह पाया कहाँ जाता है, तो यह पाया जाता है पत्तियों में। पाया जाता है कहाँ पर? पत्तियों में पाया जाता है। संश्लेषण होता है जड़ों में और पत्तियों में यह पाया जाता है। मित्रों, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि यह किस हाइट पर सबसे ज़्यादा बनता है, प्रूसिक अम्ल या HCN? यह नी हाई स्टेज पर। क्या दोस्तों? नी हाइट स्टेज पर सबसे ज़्यादा बनता है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रूसिक अम्ल या HCN की कितनी मात्रा एक वयस्क पशु को मार सकती है? दोस्तों, इसकी 0.05% की मात्रा एक वयस्क पशु को मार सकती है और 0.02% की मात्रा एक जो है बछड़े को मार सकती है, बछड़े को। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे किस भाग से धुरिन का संश्लेषण होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जड़ों से। लेकिन पाया कहाँ जाता है? यह पत्तियों में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। एक ही समय में एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाइयों वाले पौधों के उगाने को कहते हैं? ऑप्शन ए, बहुफसली खेती। ऑप्शन बी, बहुमंजिला खेती। ऑप्शन सी, आविराम खेती। ऑप्शन डी, मिश्रित खेती। दोस्तों, एक समय में एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाई वाले पौधों उगाने को कहा जाता है बहुमंजिला खेती। क्या दोस्तों? बहुमंजिला खेती। इसमें होता क्या है? सबसे ऊंचाई पर सबसे ऊंचा पेड़ जैसे आपका नारियल, फिर उससे छोटा पेड़ जैसे आपका केला, फिर उसके बाद आपका हल्दी वगैरह लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये बहुमंजिला खेती कहलाती है। बहुफसली खेती दोस्तों क्या होती है? बहुफसली खेती जो होती है उसमें एक बरस में लगभग 3 या उससे ज़्यादा फसलें ली जाती हैं। एक बरस में 3 या उससे ज़्यादा फसलें लेना क्या कहलाता है? बहुफसली खेती कहलाता है। इसे ही सघन खेती भी कहते हैं। आविराम खेती दोस्तों, आविराम खेती जो होती है इसे ही रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग होता क्या है मित्रों? एक फसल कटने से पहले ही दूसरी फसल को बो देना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। मिश्रित खेती क्या होता है? मिश्रित खेती होता है कि एक निश्चित अनुपात में 2 फसलों को बोना, जैसे आपका गेहूं और सरसों। गेहूं और सरसों जो एक निश्चित अनुपात में बोया जाता है और इनकी कितनी मात्रा ली जाती है? 9:1। गेहूं की 9 लाइनें और सरसों की 1 लाइन। मित्रों, हमारा प्रश्न था कि एक ही समय में एक ही खेत में विभिन्न ऊंचाइयों वाले पौधों के उगाने को कहते हैं? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुमंजिला खेती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 8। नीलहरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है? ऑप्शन ए, 15 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन बी, 50 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन सी, 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन डी, 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मित्रों, नीलहरित शैवाल द्वारा लगभग 15 से 45 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। मित्रों, आपसे पूछा गया है नीलहरित शैवाल को किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार भिन्न भिन्न एग्जाम में आया हुआ है साइनोबैक्टीरिया। मित्रों, यह कैसा है? यह आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग, मुक्त रूप से पाया जाता है, किसी के साथ सिम्बियोटिक नहीं रहता है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया। मित्रों, इसका किस में प्रयोग करता है नीलहरित शैवाल का? नीलहरित
नील हरित शैवाल का प्रयोग आपका किया जाता है धान में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, धान में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा प्रश्न था कि नील हरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, कौन सी भूमियां धान्य फसलों की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदाएं, ऑप्शन बी लाल मृदाएं, ऑप्शन सी लेटराइट मृदाएं, ऑप्शन डी काली मृदाएं। दोस्तों जो धान फसलें हैं इन्हें ही सीरियल क्रॉप कहा जाता है। क्या दोस्तों? सीरियल क्रॉप्स। दोस्त धान फसलों या सीरियल क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छी जो भूमि है वह आपकी है जलोढ़ मृदाएं या एलुवियल सॉइल। मित्रों आपसे प्रश्न पूछा गया है कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। और कितने प्रकार की होती हैं? ये आपकी होती हैं 2 प्रकार की। जलोढ़ मृदाएं आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है बांगर। क्या दोस्तों? इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। और जो नवीन जलोढ़ है इसे क्या कहा जाता है? इसे खादर के नाम से जाना जाता है। मित्रों हमारा प्रश्न था कि कौन सी भूमियां धान्य फसलों या सीरियल क्रॉप्स की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए जलोढ़ या एलुवियल मृदाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझे उम्मीद है आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मित्रों प्रश्न नंबर 10 आपके सामने प्रस्तुत है। टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किस परीक्षण में किया जाता है? ऑप्शन ए बीज के अंकुरण में, ऑप्शन बी बीज की जीवन क्षमता में, ऑप्शन सी बीज की शुद्धता में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। दोस्तों टेट्राजोलियम क्लोराइड, क्या दोस्तों? टेट्राजोलियम क्लोराइड इसी के साथ साथ या ब्रोमाइड, दोनों का ही प्रयोग किसमें किया जाता है? दोनों का ही प्रयोग आपका किया जाता है बीज की जीवन क्षमता में। किसमें दोस्तों? बीज की जीवन क्षमता में किया जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वायाबिलिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। मित्रों प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कैसे पता लगाते हैं कि बीज जीवित है? तो इसमें क्या होता है कि टेट्राजोलियम जो क्लोराइड होता है इसका, किसका दोस्तों? टेट्राजोलियम क्लोराइड का, इसका 1% घोल में हम बीजों को डालते हैं। अगर बीजों का रंग कैसा हो जाए, रंग आपका लाल या कैसा हो जाए गुलाबी, लाल या गुलाबी होता है, तो यह माना जाता है कि बीज आपके कैसे हैं? जीवित हैं, उनमें जीवन क्षमता होती है। मित्रों इस टेस्ट को कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था? तो दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। वैज्ञानिक का नाम था लेकॉन। क्या दोस्तों? लेकॉन वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इस टेस्ट को बनाया था। कब बनाया था? 1949 में सबसे पहले। मित्रों हमारा प्रश्न था कि टेट्राजोलियम क्लोराइड का उपयोग किस परीक्षण में किया जाता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीज की जीवन क्षमता में, या इसी को कहा जाता है वायाबिलिटी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन और जिंक की, ऑप्शन बी नाइट्रोजन और फास्फोरस की, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और सल्फर की, ऑप्शन डी फास्फोरस और सल्फर की। दोस्तों लवणीय क्षारीय मृदाओं में नाइट्रोजन और जिंक की कमी पाई जाती है। किसकी दोस्तों? नाइट्रोजन और जिंक की कमी पाई जाती है। मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लवणीय क्षारीय मृदाओं का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों इन्हें रेह, क्या दोस्तों? रेह, कल्लर और ऊसर के नाम से जाना जाता है। रेह, कल्लर और ऊसर मृदाओं के नाम से जाना जाता है। मित्रों कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है
8.5। दोस्तों अगर pH 8.5 से कम होता है, लेस देन 8.5, तो इसे लवणीय मृदाएं कहा जाता है। और अगर pH 8.5 से अधिक, इसे ही मोर देन 8.5 कहा जाता है। तो ये होती हैं आपकी क्षारीय मृदाएं, और 8.5 पर लवणीय क्षारीय मृदाएं। मित्रों हमारा प्रश्न था कि लवणीय क्षारीय मृदाओं में आमतौर पर कमी होती है। उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन और जिंक की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी ललितपुर में, ऑप्शन सी इटावा में, ऑप्शन डी वाराणसी में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कहाँ दोस्तों? ललितपुर जनपद में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछ ले किस राज्य में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है, तो आपका राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। क्या दोस्तों? तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। किस कारण? दोस्तों यह फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। फेरस ऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। मित्रों हमारा प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लाल मिट्टी पाई जाती है? उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ललितपुर में। अगर राज्य पूछे तो राज्य आपको बता देना है तमिलनाडु राज्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों प्रश्न नंबर 14 आपके सामने प्रस्तुत है। निम्न में कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है? दोस्तों जैसे आपको नहीं मिलता है, आप अंडरलाइन कर लेंगे या उसे गोले के अंदर कर लेंगे ताकि आपकी नज़रों के सामने बना रहे। ऑप्शन है ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी एजोस्पाइरिलम, ऑप्शन सी अजेटोबैक्टर, ऑप्शन डी एजोला। मित्रों निम्न में जीवाणु जैविक उर्वरक यह कौन नहीं है? वह आपका है एजोला। कौन सा दोस्तों? एजोला। तो एजोला क्या है? एजोला जो है यह एक जलीय फर्न है। क्या दोस्तों? जलीय फर्न है जो कि नाइट्रोजन का स्तरीकरण करता है। लेकिन राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर ये तीनों के तीनों कैसे हैं? जैविक जीवाणु जैविक उर्वरक हैं, और एजोला जो है ये आपका जलीय फर्न है। मित्रों हमारा प्रश्न था कि निम्न में कौन सा जैव उर्वरक जीवाणु जैविक उर्वरक नहीं है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एजोला। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। मित्रों प्रश्न नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित क्रिया या डार्क रिएक्शन होता है? ऑप्शन ए स्ट्रोमा में, ऑप्शन बी ग्रेना में, ऑप्शन सी केंद्रक में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित क्रिया यह क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। किसमें दोस्तों? स्ट्रोमा में होती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाशित क्रिया या लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, वो आपके होता है ग्रेना में। कैसा? प्रकाशित या लाइट रिएक्शन दोनों के दोनों किसमें होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। स्ट्रोमा और ग्रेना दोनों के दोनों क्लोरोप्लास्ट के ही भाग हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लोरोप्लास्ट। मित्रों आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अप्रकाशित क्रिया जो है डार्क रिएक्शन, इसकी खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक थे ब्लैकमैन। कौन से दोस्तों? ब्लैकमैन वैज्ञानिक ने अप्रकाशित क्रिया स्ट्रोमा की खोज की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। हमारा प्रश्न था प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशित क्रिया या डार्क रिएक्शन की कहाँ पर होता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रोमा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों प्रश्न नंबर 16 आपके सामने प्रस्तुत है। गाय तथा भैंस की यौन क्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए सर्विंग, ऑप्शन बी टपिंग, ऑप्शन सी फॉलिंग, ऑप्शन डी लखना। दोस्तों गाय तथा भैंस की यौन क्रिया यह सर्विंग कहलाती है। क्या दोस्तों? सर्विंग कहलाती है। इसी के साथ साथ बकरी, किसमें दोस्तों? बकरी और
मुर्गी की भी जो यौन क्रिया है वह किसकी दोस्तों, बकरी और मुर्गी, बकरी और मुर्गी, इनकी भी यौन क्रिया जो है वह सर्विंग ही कहलाती है। देखते हैं अन ऑप्शनों को। टपिंग, यह भेड़ की यौन क्रिया है, किसकी दोस्तों, भेड़ की। फॉलिंग, यह दोस्तों सूअर की यौन क्रिया होती है। लखना, यह आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण ऊंट की यौन क्रिया होती है। मित्रों, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि घोड़े की यौन क्रिया क्या कहलाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो घोड़ा की यौन क्रिया कहलाती है कवरिंग। क्या दोस्तों, कवरिंग। हमारा प्रश्न था गाय तथा भैंस की यौन क्रिया कहलाती है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्विंग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मित्रों, प्रश्न नंबर 17, निम्न में किस पशु का मधुचक्र या एस्ट्रस साइकिल 21 दिनों का नहीं होता है। दोस्तों, जैसे नहीं मिलता है आपको अंडरलाइन कर लेना है। देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी भेड़। दोस्तों, 21 दिनों का मधुचक्र या एस्ट्रस साइकिल यह भेड़ में नहीं पाई जाती है। किसमें दोस्तों, भेड़ में नहीं पाई जाती है। बाकी गाय, भैंस, बकरी सभी में 21 दिनों का मधुचक्र पाया जाता है। कितने दिनों का, 21 दिनों का। और भेड़ में कितना पाया जाता है दोस्तों, भेड़ में पाया जाता है आपका 16.5 दिन, 16.5, 16.5 दिन, या इसी को हम कह सकते हैं 17 दिन का, 17 दिन। मित्रों, कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ऊंट में मधुचक्र कितने दिनों का पाया जाता है, तो ऊंट में पाया जाता है आपका 14 दिनों का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भेड़ में कितना पाया जाता है, भेड़ में 16.5 दिन या 17 दिन हम कह सकते हैं। हमारा प्रश्न था कि निम्न में किस पशु का मधुचक्र 21 दिनों का नहीं होता है, उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भेड़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, मनुष्य द्वारा पहला पालतू पशु किस सन में बनाया गया। ऑप्शन ए 10,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 8700 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 7700 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 6000 ईसा पूर्व। दोस्तों, मनुष्य द्वारा सबसे पहले कौन सा पशु पालतू बनाया गया, तो दोस्तों सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया जाता है मनुष्य द्वारा। कुत्ता कब बनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है 10,000 ईसा पूर्व। कब दोस्तों, 10,000 ईसा पूर्व में मनुष्य द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता बनाया जाता है। देखते हैं आन ऑप्शनों को। 8700 ईसा पूर्व, 8700 ईसा पूर्व में भेड़ को पालतू बनाया जाता है। 7700 ईसा पूर्व में इसमें बकरी को पालतू बनाया जाता है। 6000 ईसा पूर्व में, 6000 ईसा पूर्व में गाय और सुअर। क्या दोस्तों, गाय और सुअर। हमारा प्रश्न था कि मनुष्य द्वारा पहला पालतू पशु किस सन में बनाया गया, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10,000 ईसा पूर्व में, किसे, कुत्ते को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, प्रश्न नंबर 19 आपके सामने प्रस्तुत है। 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, 20वीं पशु गणना यह कब होती है, यह आपकी हुई थी 2019 में। और किस प्रकार की थी यह पूर्णतः डिजिटल थी, पूर्णतः डिजिटल, जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट के माध्यम से होती है। और इसके डेटा जो हैं ऑनलाइन डेटा इसके लिए जाते हैं। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे अधिक जो अंडा उत्पादक राज्य है वह आपका है आंध्र प्रदेश। कौन सा दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है। इसीलिए आंध्र प्रदेश को अंडों का कटोरा कहा जाता है। किसे दोस्तों, अंडों का कटोरा किसे कहते हैं, आंध्र प्रदेश को। बहुत ही महत्वपूर्ण है अंडों का कटोरा। मित्रों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा मुर्गी या पोल्ट्री
किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा पोल्ट्री या मुर्गी जो हैं पाई जाती हैं आपकी तमिलनाडु राज्य में, और तमिलनाडु का ही एक शहर है, शहर का नाम क्या है? नमक्कल। क्या दोस्तों? नमक्कल। इस नमक्कल शहर को अंडों का शहर कहा जाता है। किसे क्या दोस्तों? अंडों का शहर। मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि अंडों का कटोरा किसे कहते हैं, तो अंडों का कटोरा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अंडों का शहर किसे कहा जाता है? अंडों का शहर कहा जाता है नमक्कल को, जो कि तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। मित्रों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा मुर्गे का मांस कहाँ खाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मुर्गे का मांस खाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुर्गी का मांस या मुर्गे का मांस सबसे ज़्यादा खाते हैं उत्तर प्रदेश में। हमारा प्रश्न था दोस्तों कि 20वीं पशु गणना के अनुसार सबसे अधिक अंडा उत्पादक राज्य कौन सा है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। इसे अंडों का कटोरा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जूनोटिक्स नहीं है? दोस्तों, जैसे नहीं आपको मिलता है, अंडरलाइन या गोले में कर लेते हैं ताकि आपकी नजरों के सामने बना रहे। मित्रों, देखते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी ब्लैक वाटर। दोस्तों, जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक होता है ऐसा रोग जो पशु से मनुष्य में तथा मनुष्य से पशु में फैल जाए। कैसे दोस्तों? पशु से किस में फैल जाए? पशु से मनुष्य में, और मनुष्य के द्वारा किस में फैल जाए? पशु में। मनुष्य से किस में? पशु में फैल जाए। ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे रोगों को जूनोटिक रोग कहा जाता है। मित्रों, ऐसा कौन सा रोग है जो जूनोटिक नहीं है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लैक क्वार्टर। बाकी अन्य एंथ्रेक्स, टीबी और रेबीज, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? जूनोटिक डिजीज हैं। एंथ्रेक्स रोग जो है, इसमें पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। इसी कारण नहीं करते हैं क्योंकि ये जूनोटिक है। पशु से किस में फैल जाता है? मनुष्य में फैल जाता है। पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा चुका है, पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जूनोटिक नहीं है? उसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्लैक क्वार्टर। इसे बीक्यू के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अन्य ग्रुप में शेयर करें ताकि अन्य छात्र हमसे जुड़ सकें। आप कमेंट करिए। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होता है तो आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी इस श्रृंखला के अगले भाग में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।